हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज हम ऑर्गेनिक का एक और लेक्चर लेके आए हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल सीखेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सीखेंगे, उनकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, इस बारे में हम बात करते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत हमें ये पड़ती है कि जब हमारे पास जो एल्कीन होती है वो अनसिमेट्रिकल होती है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। तो कैसे काम करता है, क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसकी रिएक्शन मैंने किसी एसिड से कराई, दैट इज HCl। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक H हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और एक Cl यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl। ऐसा भी हो सकता है कि Cl यहाँ जाए और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाए। तो ये क्या दिखाई देगा हमें, Cl CH2 और ये CH3, Cl CH2 CH3। तो दोनों ही सेम है। तो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर हमारी क्या है, सेम है। यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, हमें यहाँ पे चूज करना नहीं पड़ा कि हाइड्रोजन कहाँ लगाएं और Cl कहाँ लगाएं। ऐसा ही अगर मैं और एल्कीन आपको देता हूँ, जैसे हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन हमने HBr से कराई। अभी भी आपको कोई सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन करता है H यहाँ लगाओ, Br यहाँ, या फिर Br यहाँ लगाइए और H यहाँ पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, CH3 CH2 CH Br CH3। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर Br यहाँ लगाएं तो प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसकी आप नेमिंग करोगे तो आपको वो सेम दिखाई देगा। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, CH Br CH2 और ये CH3। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो 1 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 तो 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है। यानी कि दोनों ही प्रोडक्ट क्या बने हैं, हमारे सेम बने हैं। तो चलिए, तो ये दोनों एल्कीन्स में कॉमन चीज क्या है, ये हमारी एल्कीन्स कैसी हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो ये किस तरह की एल्कीन्स है हमारी, दीज आर सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स में हमें सेलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ही सेम बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी भी रूल की कोई नीड हम लोगों को नहीं है। लेकिन अगर एल्कीन हमारे पास अनसिमेट्रिकल हो तब हमें इसकी नीड होती है। तो देखते हैं क्या होगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन समझ गए, यानी कि डबल बॉन्ड के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कार्बन के नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था तो वहां पे लेफ्ट और राइट में 1 1 कार्बन थे। सेकंड एग्जांपल में राइट में 2 कार्बन्स, लेफ्ट में 2 कार्बन्स। अब अगर हम बात करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज अ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कैसी एल्कीन है ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। देखो डबल बॉन्ड के राइट साइड में कार्बन काउंट करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के राइट साइड में 1 कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कितने कार्बन से, 2 कार्बन। दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ HBr से या फिर HCl से, यहाँ पे भी मैं HBr से करा लेता हूँ। इस बार मेरे पास 2 चॉइस है, मैं Br को यहाँ लगा रहा हूँ और हाइड्रोजन को यहाँ पर। तो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे आएगा Br और ये आएगा आपका CH3। अब दूसरे केस में मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगाता हूँ, लास्ट वाली पोजीशन पे क्या लगाता हूँ, Br, दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड दिस इज Br। नाउ यू कैन सी बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसकी नेमिंग लिखते हैं, इसका नाम होगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये हमारा है ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस बारी जो है 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं।
तो कुछ रूल होना चाहिए, कुछ स्टेबिलिटी का एक पैटर्न हो, कुछ फंडा हमें सीखना पड़ेगा कि मेजर कौन सा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो उसे सीखने के लिए ही हमारे पास कौन सा रूल आता है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल किन के लिए लगता है, फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो किसके लिए काम करता है ये, इट वर्क्स फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो फिलहाल जो ये रिएक्शन मैंने बनाई है इसमें मैं आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट बता देता हूं। तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या इसके पीछे मैकेनिज्म है, चलिए उसको समझते हैं। तो चलिए इसे मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स, हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, CH3 CH Br एंड CH3। ये हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होगा ऐसा। तो सबसे पहला काम है HBr हो HCl हो, ये क्या होते हैं एसिड, तो इनका काम है H पॉजिटिव देना। तो एसिड हमें H पॉजिटिव देगा और एक Br नेगेटिव हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जल्दी से H पॉजिटिव हमारे पास जो तैयार हुआ है इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो ये डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे दोगे। डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देने के यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप बनाओ CH3 CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये CH3, और दूसरा आप बना सकते हो CH3 CH2 और ये CH2। इस तरह के दो हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेंगे। तो या तो आप ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करो तो नेगेटिव साइन यहाँ पे जनरेट करो और पॉजिटिव यहाँ पे, अगर बॉन्ड को इधर ब्रेक करते हो तो नेगेटिव यहाँ जनरेट होगा और पॉजिटिव यहाँ पर। तो अगर पहले वाले केस में कहूँ नेगेटिव यहाँ पे तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बने, ये वाला बनेगा। लेकिन अगर H पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ता है तो ये बनेगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटायन है, कौन से डिग्री का कार्बोकेटायन है, यस दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड दिस इज 1st डिग्री कार्बोकेटायन। तो हम लोग जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1st डिग्री कार्बोकेटायन। क्लियर है इतनी बात। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि 2 प्लस इफेक्ट लग रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे एक ही लग रहा है। तो ये वाला हमारा जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, स्टेबल है। तो ये बन गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो CH3 CH पॉजिटिव CH3 है, इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा हमारा ब्रोमीन एनायन। तो Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये बनाएगा CH3 CH Br और ये CH3। तो ये क्लियर हो गया होगा मार्कोनिकॉफ रूल, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर साथ साथ नोट बना रहे हो तो उसे एज इट इज लिख लो। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर है, HCl से कराओ या HBr से कराओ, प्रेजेंस में कोई भी चीज नहीं रखी होगी, प्रेजेंस में कुछ नहीं रखा होगा, सिंपली आपको दिया होगा बस कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी होगी, उसके बाद आपको उसकी रिएक्शन करा देनी है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा वहां पे कौन अटैक करेगा, Br। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यही डेफिनेशन सुनते थे आप लोग 11th क्लास में भी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन दोनों डबल बॉन्ड्स में देखोगे किसके पास हाइड्रोजन कम है तो वहां पर इसको लगा दोगे। तो ऐसे ही कोई भी एसिमेट्रिक एल्कीन हो वहां पे आप देखोगे जहां जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है, ठीक है, यानी कि इस कार्बन से आपको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों कार्बन से मतलब है। जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे तो Br नेगेटिव हो, Cl नेगेटिव हो, I नेगेटिव हो या कोई भी नेगेटिव पार्ट हो तो उसको वहां पर आप अटैच कर दोगे। तो ये कहलाता है आप लोगों का मार्कोनिकॉफ रूल। आइए चलते हैं अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की तरफ। तो अब हम देखेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को और क्या कहते हैं हम, खराश इफेक्ट, दूसरा हम बोलते हैं इसे पेरोक्साइड इफेक्ट। तो दोनों नाम इसके हैं, इसे हमें याद रखना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को इन शॉर्ट AMR भी लिखा जाता है। क्या लिखते हैं हम इसे, AMR। तो कई बार जो हाफ रिएक्शंस होती हैं
वहां पर हम इन नोटेशन का यूज कर लेते हैं, AMR लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को खैराश इफेक्ट भी कहते हैं एज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और एंटी मार्कोनिकॉफ है तो नाम से ही पता चल रहा होगा, मार्कोनिकॉफ का ऑपोजिट होगा। और दूसरा कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये इफेक्ट तभी काम करता है जब आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन कराते हो। अभी तक आपने प्रेजेंस में कुछ भी नहीं रखा था, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 लिया, HBr से रिएक्शन कराई और बना दिया। इस बार CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। अगर HBr से रिएक्शन करा रहे हो तो प्रेजेंस में क्या मिलेगा, पेरोक्साइड। तब हम कहेंगे कि ये कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं कि प्रोडक्ट बनता क्या है, फिर समझेंगे इसकी मैकेनिज्म को। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करानी है हमें HBr से, और प्रेजेंस में हमने रखा है पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड का मतलब होता है जो हमारे नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं उससे एक ऑक्सीजन ज्यादा। जैसे हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या है, H2O, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो H2O2, वो पेरोक्साइड कहलाएगा। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दो Na2O2, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पेरोक्साइड कहलाते हैं। तो पेरोक्साइड ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, SEM फेनाइल का एक पेरोक्साइड C6H5COOO C डबल बॉन्ड O C6H5। तो मेनली ये दो पेरोक्साइड हम लोग देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, देखो ये ऑक्सीजन नहीं होता है तो एनहाइड्राइड बनता है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो क्या होगा, कोई पेरोक्साइड रखा हुआ है तो इस बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो मार्कोनिकॉफ बनता था उसके ऑपोजिट CH3 CH2 CH2 और ये Br। तो देखो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये कन्वर्जन में बहुत काम आएंगे कि अगर हमें फर्स्ट पोजीशन पे Br लाना होगा देन वी यूज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर हमें सेकंड पोजीशन पे लाना होगा या कहीं बीच में Br लाना होगा तो हम मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करेंगे। तो पहचानेंगे कैसे, पेरोक्साइड लिखा होगा तब ये रूल लगाना है। कोई भी पेरोक्साइड लिखा दिया हो सकता है इन दोनों में से, मेनली ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट बना क्यों है। चलिए स्टार्ट करें मैकेनिज्म। ओके, तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में ऐसा क्या हो जाता है कि स्टेबिलिटी ही चेंज हो जाती है, क्योंकि मैकेनिज्म से ही पता चलेगा कि स्टेबिलिटी। तो इससे पहले वाली जो रिएक्शन थी, यानी कि जो मार्कोनिकॉफ रूल था, उसमें जो एडिशन हुआ था वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि पहले किसने अटैक किया था, पहले अटैक किया था H पॉजिटिव ने। तो H पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉनों की नीड है, तो वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये होगा फ्री रेडिकल एडिशन। इस बार फ्री रेडिकल्स बनेंगे, देखो कैसे, C6H5COOO C डबल बॉन्ड O C6H5। तो देखो इन दोनों का नेचर क्या है, सेम है। ये भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो ये क्या करेंगे, दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो हाफ एरो से दिखाते हैं, फुल एरो का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। ऑर्गेनिक में ये बातों का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और वो पूरा एक एरो दिखाता है, दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है। तो बहुत गलत तरीका है उसे रिप्रेजेंट करने का। हाफ हेडेड एरो का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अगर पूरा एरो बनाऊंगा तो उसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। इससे पहले नोटिस किया होगा, जहां पे भी हम मैकेनिज्म करते हैं तो पूरा एक एरो दिखाते हैं, यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर एक ही हाफ एरो दिखाया जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फिजन क्या कहलाता है, होमोलिटिक। फिजन मतलब ब्रेक करना, होमोलिटिक यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर दोनों को मिल गया। ऐसा नहीं हुआ इसके पास चले गए तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव। इस बार एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने ले लिए, तो क्या बन जाएगा, 2 मोल्स बन जाएंगे इसके, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास एक O और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अपने होंगे ही, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं दिखा रहा हूं रेडिकल। तो ये रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पर, अब ये रेडिकल है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने को ये बहुत तैयार है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी दे दो और ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, इसे। तो ये तो क्या बन जाएगा 2C6H5, और यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, एक फ्री रेडिकल इसके पास था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक कार्बन के पास भी आ गया। तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देंगे, इसको बना देंगे ये CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई वो बाहर। तो ये बन गए हमारे पास रेडिकल।
तो C6H5, तो C6H5 का एक रेडिकल हमारे पास तैयार हो गया। तो 2 मोल्स दिख रहे हैं हमें इसके पास। अब क्या होगा कि ये C6H5 रेडिकल रिएक्शन करेगा किससे? HBr से। इसमें HBr ही लेते हैं क्योंकि बाकी सारे आयनिक नेचर ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। तो पेरोक्साइड इफेक्ट के लिए HBr को यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, फिर से फिजन होगा H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में। तो इस बार क्या होगा, तो यहां से ये एक H फ्री रेडिकल को ले लेगा, ठीक है। इस रेडिकल को क्या बोलोगे? फेनाइल रेडिकल। बेंजीन तो है ना, तो बेंजीन को हम क्या बोलते हैं जब कुछ कम होते हैं नंबर्स हाइड्रोजन? तो फेनाइल फ्री रेडिकल। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? C6H6 बन जाएगा। और क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ से? एक Br फ्री रेडिकल। तो Br फ्री रेडिकल बन गया। अब रिएक्शन में आते हैं, तो अब लेते हैं हम अपनी एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ब्रेक करने की 2 पॉसिबिलिटी हैं। देखो पहले मैं इसको सिर्फ ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो इसे जब ब्रेक करोगे आप डबल बॉन्ड को इसके, तो इस बार डबल बॉन्ड भी कैसे ब्रेक होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये क्या बनेगा? CH फ्री रेडिकल, और ये क्या बनेगा? CH2 फ्री रेडिकल। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको अटैक कराना है किससे? Br फ्री रेडिकल से। Br फ्री रेडिकल से। तो पहले आपने यहाँ पे अटैक किया, जब यहाँ पे आपने अटैक कर दिया तो ये तो बन गया Br अपने इलेक्ट्रॉन लेके आया, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया हमारे पास CH2 और इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल। अगर यहाँ पे अटैक कराते हैं तो यहाँ पे दूसरा हमने बनाया CH3 CH और ये फ्री रेडिकल, इस बार CH2 के साथ हमने इसको जोड़ दिया। तो ये 2 प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब आप लोग बताइए इसमें से कि कौन ज़्यादा स्टेबल है? बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है? देखो अच्छे से, अरे अब तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। स्टेबिलिटी देख सकते हो, ये कैसा फ्री रेडिकल है? 1st डिग्री है। और ये कैसा रेडिकल है? 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री स्टेबल होगा क्योंकि रेडिकल का मैंने मतलब बताया कि उसे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, कम इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास। तो कम इलेक्ट्रॉन है तो उसे इस CH3 से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और CH2 से भी। हालांकि Br वहां पे जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, लेकिन यहां से तो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ एक यही है और ऊपर से Br भी जुड़ा है, तो Br खींच भी ले रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा क्या है? स्टेबल है। तो ये वाला स्टेबल है, इसलिए इस पाथ से रिएक्शन होगी और यही हमारा क्या बनेगा? अब मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये बन गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? लास्ट स्टेप क्या होगा? इसको एक H आपने देना है, तो अब एक हाइड्रोजन आप यहां से इसको आप देख सकते हैं। अब फाइनल स्टेप कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन कहां से आ सकता है? HBr से। तो H रेडिकल ये ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br और प्लस क्या बचेगा? एक फ्री रेडिकल। अब ये Br रेडिकल फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे जाकर अटैक करेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो समझ गए अच्छे से। पहले पेरोक्साइड को ब्रेक किया हमने, कैसे ब्रेक होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? तो 2 मोल्स बनेंगे हमारे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई बाहर, ये बन गया फेनाइल रेडिकल। फिर फेनाइल रेडिकल ने रिएक्शन करी HBr से, अपने स्टेबल होने के लिए उसने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ले लिया और बेंजीन बन गया, Br रेडिकल जनरेट हो गया। Br रेडिकल जैसे जनरेट हो गया है वो रिएक्शन करेगा किससे? यस, एल्कीन से। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिए, दोनों के रेडिकल बना दिए। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज इसकी कि या तो ये हो सकता है या तो ये। तो यहाँ पे हमने देखा 1st डिग्री रेडिकल बन रहा है जो अनस्टेबल होता है, यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है, तो 2 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है। लास्ट स्टेप में क्या हुआ? HBr से रिएक्शन हुई, उसने हाइड्रोजन को ले लिया, Br रेडिकल जनरेट हो गया। Br रेडिकल फिर से रिएक्शन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, जैसे यहाँ पे किया था हमने। Br रेडिकल का तो अटैक करा है एल्कीन्स पे, ठीक है। तो फिर आगे को प्रोसेस इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के चलती रहेगी। तो ये थे हमारे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहेंगे और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहेंगे। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का क्या मतलब हुआ? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन भी रिमूव होगा और हाइड्रोजन भी रिमूव होगा।
एलिमिनेशन आप लोग समझ रहे हैं उस नाम से कि कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। इस बार ऐड कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एलिमिनेट होगा, यानी कि जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ उसमें लेके आ रहे हो वो एलिमिनेट होगा, वो कुछ लेके चला जाएगा, वो कभी भी जुड़ेगा नहीं। तो देखते हैं क्या होता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन के क्या क्या नाम बताए हैं हमने। तो एक नाम तो है इसका एलिमिनेशन, दूसरा हम बोलेंगे इसको बीटा एलिमिनेशन। टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना काफ़ी है तुम लोगों के लिए। एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, और हम इसको बोलेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होने को ये भी E1 E2 होती है, जैसे SN1 SN2 होती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए या अभी इसकी तुम्हें ऐसी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हमने करा दी है KOH से विथ C2H5OH। इसी को कहीं कहीं पर लिखा जाता है KOH और ब्रैकेट में लिखा जाता है ALC, यानी कि अल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो पहचान जाओगे, तो अल्कोहलिक KOH, इससे रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब कैसे हुआ रिएक्शन वो देखते हैं। CH3 CH2, इसका एक H मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये CH2, इसका ये Cl मैंने यहाँ बना दिया, क्लियर है। अब OH नेगेटिव क्या देगा हमें, सॉरी KOH हमें क्या देगा, OH नेगेटिव, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल देगा। ये H पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, डबल बॉन्ड। तो जैसे डबल बॉन्ड बनने जाएगा तो ये वाला Cl बाहर हो जाएगा, तो ये बनेगा H पॉजिटिव और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। तो ये बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है इतनी बात, तो समझ गए यहाँ पर। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पर H पॉजिटिव भी बाहर हुआ है और Cl नेगेटिव भी। अब ये H पॉजिटिव तो OH नेगेटिव के साथ मिलके क्या बन जाएगा, H2O। Cl नेगेटिव किसके साथ, K पॉजिटिव के साथ मिलके क्या बन जाएगा, KCl। तो देखो डिहाइड्रेशन कहा था, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर भी बाहर हुआ है, तो हो रहा है वाटर बाहर। हेलोजन भी बाहर हुआ है, तो हेलोजन भी बाहर हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन और डीहेलोजिनेशन दोनों एक साथ हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। दूसरी बात, इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, उसे समझते हैं। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जिससे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये है अल्फा और ये है बीटा। तो बीटा से हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और एग्जांपल लेते हैं इसके, इसको नोट कर लो। अब हमारे पास है चलो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल अब हम लोग लेने वाले हैं। हमारे पास है CH3 CH Cl CH2 CH3, सेकंड पोजीशन पे Cl लगा है। तो अल्फा बीटा देख लेते हैं पहले, ये हो गया अल्फा, ये है बीटा और ये है बीटा। इस बार दो बीटा कार्बन है और दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। पहले वाले बीटा कार्बन सिर्फ CH3 है, दूसरा वाला बीटा कार्बन CH2, यानी कि उसके साथ एक और CH3 है। तो इस बार देखते हैं क्या होगा, फिर से वही बेस आएगा OH नेगेटिव H पॉजिटिव को लेने। अब बात यह है कि इस बीटा से हाइड्रोजन जाए या फिर इस बीटा से। अगर यहां से हाइड्रोजन जाता है तो क्या बनेगा, CH2, देखो चलो इसका ऐसे, यहां से हाइड्रोजन चला गया, क्या बचेगा CH2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड, फिर CH Cl चला गया, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्या आ जाएगा CH2 CH3, ये एज इट इज लिख दोगे प्लस। अब क्या करोगे, अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि हाइड्रोजन यहां से चला जाए, तो CH3 ऐसे रहेगा, CH3 CH यहां से Cl चला जाएगा, यहां से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा CH और इसके साथ एक CH3, 2 और 3 1 4। तो ये दो प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट बने,
तो यहाँ पे मेजर माइनर होगा, तो मैं बताता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मेजर बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। अब कैसे उसको समझते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या ध्यान रखना है तुम लोगों को कि जो एल्कीन क्या बन रहे हैं, एल्कीन्स बन रहे हैं, ऐसी एल्कीन्स जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, क्या कहेंगे हम, कौन स्टेबल होती है, ऐसी एल्कीन जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ये मेरे प्रोडक्ट होगा। और ये एल्कीन क्या कहलाएगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब अभी बताते हैं, देखो क्या होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड कहने का मतलब यह है एल्कीन आपके पास, यहां से भी एक CH3 लगा है और यहां से भी एक CH3 है, लेकिन इस वाली एल्कीन में देखो, इस वाली एल्कीन को देखो, यहां पे तो C2H5 लगा है लेकिन यहां पे कोई भी नहीं है। या आप ऐसा कह सकते हो इस एल्कीन को अगर हम दिखाएं तो, कि यहां पे तो बड़े ग्रुप लगे हैं लेकिन यहां पे क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं। इस वाली एल्कीन को अगर हम बनाएं, C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, फिर ये CH3, ये CH3, ये हाइड्रोजन। तो इस बार ये एल्कीन क्या है, दोनों साइड से घिरी हुई है, ये सिर्फ एक ही साइड से घिरी हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्लियर है मेरी बात। यहाँ पे क्या कहेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो स्टेबल होती है एज कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये जो स्टेबल वाला प्रोडक्ट बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है, इस प्रोडक्ट का नाम होता है सेडजेफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं हम इसे, सेडजेफ प्रोडक्ट। इस वाले प्रोडक्ट क्या कहते हैं जो माइनर बनता है, इसको बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये बातें तुम लोगों को ध्यान रखनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होगी या मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होगी। तो आपको देखना है, जब आपको कोई एल्कीन दिया हो, आपके पास 2 बीटा कार्बन हो, दोनों के पास चॉइस होगी कहाँ से हाइड्रोजन, तो जो वहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एल्कीन आपका क्या होगा, फॉर्म होगा, जो ये होगा वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। कैसे कैसे इसको लिखा जा सकता है मैंने वो भी तुम लोगों को बता दिया है। तो ये बातें क्लियर तुम लोगों को हो गई होंगी। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये चैप्टर ही हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, हाफ रिएक्शन देखेंगे। तो अब क्वेश्चंस करने लग जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से। तो इसमें हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिन्होंने बनाया है ग्रिग्नार्ड सर ने, तो इसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। तो इतने सारे ऑर्गेनिक के सिंथेसिस इससे किए जा सकते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेसिकली इसकी हेडिंग हमें मिलती है रिएक्शन विथ मेटल्स। किन की रिएक्शंस की बात करेंगे हम, हेलो एल्कीन्स पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की रिएक्शंस की बात करेंगे। तो कैसे बनता है, RX, ये हो गया एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक मेटल से, मैग्नीशियम से, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ही क्यों लिया है उसे भी अभी हम देखेंगे। तो ये क्या बन जाता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड बन जाता है RMGX। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि मेटल और ये क्या है, एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाया और मैंने बॉन्ड बना के दिखाया है। इसका मतलब साफ है कि ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन और मैग्नीशियम यानी कि मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया है, तो ये बॉन्ड कैसा होता है हमारा, कोवेलेंट। यहाँ पे मैंने कोई बॉन्ड नहीं दिखाया, तो यहाँ पे इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है आपका आयनिक। तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड कैसा है आपका, कोवेलेंट है, और मेटल और हेलोजन के बीच का तो क्या होगा आपका, आयनिक होगा, क्योंकि ये मेटल है और नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनके बीच में। तो ये बात हुई। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या कहते हैं हम इसे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर है इतनी बात। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 Cl प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा ये, CH3 Mg Cl। तो क्या नाम पढ़ते हैं हम इसका, CH3 हो गया मिथाइल, Mg हो गया मैग्नीशियम,
Cl को क्या पढ़ोगे? Cl को हम पढ़ेंगे क्लोराइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है? और एग्जांपल भी दे सकते हैं। Cl साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये भी बन जाएगा MgCl। क्लियर है? तो कुछ भी बना सकते हो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अब। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ड्राई कंडीशंस क्यों ली जा रही है। अगर ड्राई कंडीशंस नहीं लें तो क्या बनेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। यानी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें इसकी रिएक्शन हम करा दें किससे, H2O से, तब क्या होगा। तो देखो ये है हमारा RMgX, ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट है, लेकिन बहुत अच्छी पोलैरिटी होती है इनके बीच में, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स का इलेक्ट्रॉन देने का नेचर है, और फिर कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ही मेटल के कंपेयर में, तो कार्बन पे आता है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलैरिटी है इसमें अच्छी खासी। इसकी रिएक्शन हमने करा दी H2O से, तो इतनी अच्छी पोलैरिटी होती है, ये बहुत अच्छे बेस की तरह काम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत अच्छे बेस की तरह काम कर सकता है। बहुत कम लोगों को बातें पता रहती हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक अच्छे बेस की तरह काम कर सकता है। इवन ये वाटर, एल्कोहल, एमाइंस, इनमें से H पॉजिटिव को निकाल सकता है, इतना अच्छा बेस है। तो R नेगेटिव क्या करेगा, जब हम H2O लेते हैं यानी कि यहाँ से एक प्रोटॉन निकाल देगा, H पॉजिटिव को निकाल देगा, तो R नेगेटिव एक H पॉजिटिव निकाल देगा और क्या बना देगा, RH। तो H2O में से क्या बाहर हो गया, देखो ऐसे बनाता हूँ मैं इसको, ये है, तो ये बन गया H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किस पर अटैक करेगा फिर, देखो यहाँ से अलग हो गया R और यहाँ से चला गया H, ये तो बन गए R और H, यहाँ से बचा OH, OH किसके पास जाएगा, Mg के पास, तो Mg के पास X तो था ही, और इस बार क्या जुड़ गया, एक OH भी, तो MgOH X, तो ये बन जाता है। तो हो क्या रहा है कि अगर आप मॉइस्चर दे दो यहाँ पर, तो वो क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए हमें कैसी कंडीशंस रखनी होती है, ड्राई कंडीशंस रखनी होती है, कोई अल्कोहल एमाइंस वहां पर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो H पॉजिटिव दे सके ऐसे कोई भी लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन वहां पर हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात, समझ गए इस चीज को? ठीक है, इसी में अगर मैं तुमसे कहूं, ठीक है आ जाएगा तुम लोगों को, H2O की रिएक्शन अगर मैं आपसे कहूं D2O से करा दो, देखो RMgS की, सॉरी D2O, H2O की जगह ड्यूटेरियम रखा है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, R किसको ले जा रहा है, D को ले जाएगा, जैसे H2O को ब्रेक किया वैसे ही करोगे, क्या कहोगे, HOH कहा था, अबे HOD कहोगे, ड्यूटेरियम है इसकी जगह। ठीक है, तो क्या बन जाएगा RD, और यहाँ पे क्या बनेगा MgODX, तो ये बात है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली है, हमने रिएक्शन देख ली मेटल के साथ, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देख लिया है, और हम लोग देख चुके हैं कि कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, क्या हॉफमैन प्रोडक्ट होता है और क्या सेट्स अप। इससे प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने SN1 SN2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, SN1 SN2 सीख लिए हमने, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से देख रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले उनको कंप्लीट करिए, फिर यहाँ पे आइए। तो हेलो एल्कीन्स जो है थ्योरेटिकल फॉर्म में अगर हम बात करें तो रिएक्शन सारी हो चुकी हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करने, कन्वर्जन करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दें, कमेंट करें और लोगों से इसको शेयर करें।